अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी का क्या होगा? विलय, बगावत या सत्ता का कोई नया खेल? साल 2023 अजीत पवार ने शरद पवार की लीडरशिप को छोड़कर अपनी नई राह चुनी। साल 2024 उन्होंने अपनी अलग पार्टी के दम पर बारामती में अपनी ताकत दिखाई और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। साल 2025 जब दोनों गुटों के विलय की खबरों ने जोर पकड़ा और फिर आया साल 2026। 28 जनवरी को अजीत पवार के अचानक निधन ने महाराष्ट्र के सियासत में एक नया शून्य पैदा कर दिया, जिसने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया, अब अजीत दादा की विरासत कौन संभालेगा? इस बीच एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच विलय की अटकलें तेज हुई। तर्क दिया गया कि खुद अजीत पवार इसके पक्ष में थे। दोनों गुटों ने नगर निगम चुनाव साथ लड़कर इसके संकेत भी दिए थे, लेकिन आज सुनेत्रा पवार के एक फैसले ने इन तमाम कयासों पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अजीत पवार के बाद पावर किसके हाथ में जाएगी? रेस में 3 नाम थे। अजीत दादा के बेटे जय पवार, जिन्हें वे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। दूसरे हैं पार्थ पवार, लेकिन कार्यकर्ताओं और विधायकों की पहली पसंद थी भाभी, यानी सुनेत्रा पवार। यहाँ आपको यह समझना होगा कि सुनेत्रा पवार राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। सुनेत्रा पवार धाराशिव जिले की रहने वाली है और वह रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है और पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल की बहन भी है। पदम सिंह पाटिल और शरद पवार की दोस्ती की वजह से सुनेत्रा और अजीत पवार का विवाह हुआ था। साल 1980 में शादी के बाद सुनेत्रा बारामती आ गई। हालांकि राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति से काफी समय तक दूर रही हैं, लेकिन वह हमेशा बारामती के चुनावी अभियानों में पर्दे के पीछे से प्रेरक शक्ति बनी रही। साल 2024 में उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और बाद में वो राज्यसभा सांसद बनी। अजीत पवार जैसे कद्दावर नेता को खोने के बाद विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उन्हें लगा कि सुनेत्रा पवार का अनुभव और उनका पवार नाम ही इस डूबती नैया को पार लगा सकता है। और अब तस्वीर पूरी तरह साफ भी हो चुकी है। सुनेत्रा पवार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे रणनीतिकारों ने उन्हें इसके लिए तैयार किया। एनसीपी के ये सभी वरिष्ठ नेता किसी भी कीमत पर पार्टी को दोबारा शरद पवार के नेतृत्व में जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि इससे सारा कंट्रोल फिर से शरद के पास चला जाता। सुनेत्रा का उप मुख्यमंत्री बनना महज एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। संदेश ये कि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी। अगर आप गौर करें तो सुनेत्रा पवार का यह फैसला बेहद रणनीतिक भी है। वे बखूबी जानती हैं कि अगर वे शरद पवार की पार्टी में विलय करती हैं तो उन्हें शरद पवार के विशाल राजनीतिक कद और सुप्रिया सुले के स्थापित वर्चस्व के नीचे दबकर रहना पड़ सकता है। पार्टी के भीतर उन पर डोमिनेट होना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पहचान और सत्ता की चाबी अपने पास ही रखना बेहतर समझा। महायुति गठबंधन के लिए सुनेत्रा पवार का यह राइज किसी संजीवनी से कम नहीं है, या कहें कि इसके पीछे शायद महायुति की ही योजना थी। उन्होंने न केवल विधायकों को बिखरने से रोका है बल्कि गठबंधन को टूटने से भी बचा लिया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए यह राहत की बात तो है, क्योंकि अब वे बारामती में शरद पवार के प्रभावों को चुनौती देने के लिए एक अनुभवी राज्यसभा सांसद और पवार बहू का चेहरा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब सबकी निगाहें टिकी है बारामती विधानसभा उपचुनाव पर। यह चुनाव न केवल सुनेत्रा पवार की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा बल्कि यह भी तय करेगा कि अजीत दादा का कैडर उन्हें नेता के रूप में कितनी गहराई से स्वीकार कर चुका है। डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालकर सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया है कि वे केवल उत्तराधिकारी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की एक स्वतंत्र और मजबूत खिलाड़ी भी हैं। क्या सुनेत्रा पवार अजीत दादा की कमी को पूरी कर पाएंगी, या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कोई और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को। जय हिंद।